नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में। और प्राथमिक क्रियाकलापों में भी हम पढ़ रहे थे कृषि के बारे में। कृषि जो कि मनुष्य का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो कि विश्व के सभी मानव प्रजाति और साथ ही अन्य जीव जंतुओं को भी भोजन प्रदान करता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि दो प्रकार की हमने बताई थी आपको, एक होती है जीवन निर्वाह कृषि और एक होती है आधुनिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो आधुनिक कृषि क्या है? आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके, आधुनिक तौर तरीकों का, मशीनों का प्रयोग करके, अधिक कीटनाशक दवाइयाँ या फिर सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके, और वाणिज्य के लिए यानी निर्यात के लिए अत्यधिक लाभ कमाने के लिए जब हम कृषि करते हैं तो उसे कहेंगे वाणिज्यिक कृषि या आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि एक तरह से देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति की ही देन है। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग धंधों का शुरू होना, और यह औद्योगिक क्रांति आई थी 1800 ईस्वी में यूरोप के अंदर। यूरोप में जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ पर कृषि के लिए कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ने लगी, और जैसे ही आवश्यकता बढ़ी तो आपको पता ही है कि यूरोप में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। इसलिए वहाँ के जो सरकारें हैं या वहाँ के जो देश हैं, उन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग देशों को ढूंढना शुरू किया और उनको ढूंढ कर वहाँ पर अपना उपनिवेश यानी अपना गुलाम बनाना शुरू किया। और वहीं पर उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो फसलें थी जो उनको उद्योगों में चाहिए थी, उन सभी के लिए अपने बागान लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के इन भागों में उन्होंने अपने बागान लगाए और एक विशेषीकृत कृषि की शुरुआत की। विशेषीकृत यानी कि एक फसली कृषि, एक ही फसल का उत्पादन करना, एक ही फसल को उगाना बहुत विस्तृत एरिया के अंदर। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई थी रोपण कृषि की। इसके अतिरिक्त भी औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं तथा वनस्पति की प्रजातियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसार हुआ। जैसे कि आलू, जो कि एंडीज पर्वतमाला का मूल पौधा है, आज वह पूरे विश्व में उगाया जाता है और यूरोप के आर्द्र तथा ठंडे प्रदेशों में भी खूब उगाया जाता है। इसी प्रकार से मक्का, जो कि मध्य अफ्रीका का पौधा है, वह भी विश्व के सभी देशों के अंदर उगाया जाता है, सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है और यह तीसरा खाद्यान्न बनकर उभरा है। इसी प्रकार से बाजरा, जो कि अफ्रीका की फसल थी और आज वह विश्व के अनेक भागों में उगाया जाता है। इसी प्रकार से अनेक जीव जंतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा है औद्योगिक क्रांति का, वह है कि कृषि के नए उपकरण बने, नई रिसर्च होकर नए प्रकार के संकर बीजों का आविष्कार किया गया और इस प्रकार से कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और कृषि जीवन निर्वाह से बदलकर वाणिज्यिक कृषि या आधुनिक कृषि में तब्दील हो गई। और आधुनिक कृषि में भी आपने अभी जैसे देखा कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि के बारे में ही आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। रोपण कृषि में पौधों की रोपाई की जाती है। रोपाई में आपने देखा होगा कि किसान क्या करता है, फसलों के बीजों को हल की सहायता से या फिर मशीनों की सहायता से भूमि के अंदर बुआई करता है, उनकी बोता है उसको। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं, पहले उनको अंकुरित किया जाता है, उनकी प्योद तैयार की जाती है। जब वह प्योद अच्छे से तैयार हो जाती है, फिर उसको खेत में ले जाकर हाथों के द्वारा उसकी रोपाई की जाती है, उसको बोया जाता है। उसे कहेंगे पौधों की रोपाई या फिर रोपण। और इसी से शुरुआत हुई थी रोपण कृषि की। इसमें कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको एक बार उगाने के बाद वो लंबे समय तक अपना उत्पादन देते हैं, जैसे कि चाय की खेती, नारियल की खेती या रबड़ की खेती। रोपण कृषि की शुरुआत, जैसे कि अभी आपको बताया था, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण, जो औद्योगिक क्रांति जो कि यूरोप में आई थी, उसके कारण इसका आरंभ हुआ था। और यूरोप के अनेक देशों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाए, यानी वहाँ के देशों को अपना गुलाम बनाया और वहाँ पर जितने भी एरिया था उसको अपने अधिकार में लिया और वहाँ पर अपनी वो फसलें उगाई जिनकी ज़रूरत इनको अपने उद्योगों के अंदर होती थी। क्योंकि उद्योगों में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, इसके लिए कपास की खेती की आवश्यकता होती है, साथ ही नील की खेती की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जूट उद्योग के लिए पटसन की आवश्यकता होती है, रबड़ उद्योग के लिए रबड़ के पौधों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अनेक ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि पर निर्भर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें या वो सारी फसलें यूरोप वासियों ने दूसरे देशों में जाकर उगानी शुरू कर दी। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों में जाकर अनेक
अनेक प्रकार के बागान लगाए, जैसे कि स्पेन व अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इसी प्रकार से डच जो पुर्तगाल के लोग हैं उन्होंने इंडोनेशिया में जाकर गन्ने के बागान लगाए। फ्रांस ने अफ्रीका में कॉफ़ी व कोकोआ के बागान लगाए। ब्रिटेन ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बागान लगाए। यह कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधों में महाद्वीपों के बाहरी भागों में विकसित हुई, जहां पर जनसंख्या घनत्व कम था और पर्यावरण वहां की फसलों के अनुकूल था। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये उष्णकटिबंध है, और साथ ही उपोष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध से लगता हुआ जो अक्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इस पूरे अक्षेत्र के अंदर जितने भी देश आते हैं, जितने भी अक्षेत्र आते हैं, उन सभी के अंदर रोपण कृषि की शुरुआत की गई, जिसमें कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी मानसूनी एशिया के देश शामिल हैं। रोपण कृषि में एक खास बात थी कि यह महाद्वीपों के तटीय भागों में यानी बाहरी भागों में इसका विकास हुआ। आंतरिक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत या इसका विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं भारी वर्षा होती है तो कहीं न्यून वर्षा होती है, सिंचाई की सुविधाओं का वहाँ अभाव था, तो कहीं तापक्रम की मौसमी विषमता के कारण या तेज आंधियों के कारण या लू वगैरह के कारण या धरातल मिट्टी, वनस्पति व जल प्रवाह की बाधाएं आई वहाँ पे इस कारण से, या आवागमन की असुविधा थी, या बीमारियों की आशंका के कारण रोपण कृषि का विकास आंतरिक भागों में नहीं हो पाया। और इसीलिए अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया के अंदर रोपण कृषि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एशिया के अगर हम उदाहरण देखें तो विश्व में जो फसलों का उत्पादन है वो किस प्रकार से है कि विश्व में पटसन का 96% यानी 96% एशिया प्रदान करता है। इसी प्रकार से एशिया में रबड़ 96% होता है, चाय 87%, नारियल 77%, मूंगफली 53%, कपास 37%, तंबाकू 46%, गन्ना 39% और केला 25% प्रोडक्शन यहाँ पे एशिया के अंदर विश्व में होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों में रोपण कृषि का कितना ज्यादा विकास हुआ है। यह एक फसली कृषि है जिसको मोनोकल्चर कहते हैं, यानी विस्तृत क्षेत्र के ऊपर आपको एक ही फसल दिखाई देती है, जिसका उद्देश्य है निर्यात करना व निर्यात और व्यापार के द्वारा धन कमाना। यह आधुनिक ढंग से की जाने वाली कृषि है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो नंबर 1 है, यह एक प्रकार की आधुनिक संगठित एवं व्यवस्थित कृषि है, जिसकी तुलना विनिर्माण उद्योग से की जा सकती है। जैसे कि विनिर्माण उद्योग संगठित होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अधिक पूंजी लगाकर उस उद्योग को स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से यह कृषि भी ज्यादा पूंजी लगाकर और अत्यधिक लाभ के लिए तथा एक व्यवस्थित तरीके से यानी सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है। नंबर 2 है, इन बागानों की मुख्य उपजें हैं रबड़, चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, केले, अनानास, गरी, पटसन व सन इत्यादि। ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है और आज भी वे यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। नंबर 3, इस कृषि व्यवस्था का आरंभ कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में हुआ था, अतः इन बागानों का आकार अत्यंत विस्तृत होता है। उदाहरणतः लाइबेरिया में हर्बल नामक स्थान पर फायरस्टोन नामक कंपनी का रबड़ का जो बागान था वह 54,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नंबर 4, अनेक प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों के कारण बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों के पास ऐसे सीमित क्षेत्रों में विकसित हो पाई जहां पे सड़कों, रेलों और नौकागम्य नदियों की सुविधा उपलब्ध थी। तटीय भागों में कृषि उपजों को सस्ते समुद्री परिवहन द्वारा विदेशों में निर्यात किया जा सकता था। नंबर 5, रोपण कृषि के अंतर्गत एक फसली कृषि का विशिष्टीकरण किया गया यानी मोनोकल्चर स्थापित की गई। नंबर 6 है, इस कृषि व्यवस्था में अधिक पूंजी, विस्तृत व उच्च प्रबंध के अधीन नियमित श्रम बल व तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। नंबर 7 है, रोपण कृषि के क्षेत्रों की विकसित यातायात व्यवस्था बागान एवं बाजार को सुचारू रूप से जोड़े रहती है। नंबर 8 है, इन फार्मों पर मशीनों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों व रोगनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 है, बागानी उपजों को फार्मों पर ही संसाधित करके निर्यात हेतु उपलब्ध करवाया जाता है, यानी जहां पर ये फसलें उगाई जाती हैं वहीं उसी फार्म पर इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसको पैकेट बंद किया जाता है। नंबर 10 है कि बागानों पर श्रमिकों की पूर्ति स्थानीय मजदूरों के द्वारा या बाहर से लाए गए भाड़े के मजदूरों द्वारा या बंधुआ मजदूरों द्वारा की जाती है। तो ये थी जानकारी रोपण कृषि
यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। अगली वीडियो में हम जानेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि या डेयरी कृषि के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।